कॉपी रख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है? आज पीपीटी वीपीटी नहीं है, आज है प्रॉपर जो जैसे मैं बनाता हूं, राइट, एग्जैक्टली वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सब सोच सोच के बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम एआई टूल का यूज करके एक स्ट्रक्चर करवा देता हूं, मैं ये करता हूं, राइट। और क्योंकि आप देखो अगेन जैसा मैंने लिखा है, अब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा स्टाइल है, ये कोई चैट जीपीटी का नहीं है। चैट जीपीटी से स्ट्रक्चर्ड होता है, खाली मैं स्ट्रक्चर कराता हूं चैट जीपीटी से। चलो अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है। सोचो तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसको छोटी वाली साइकिल चाहिए, और वहीं पे एक बड़ा बच्चा भी है, उस बड़े बच्चे को क्या चाहिए? बड़े बच्चे को बड़ी बाइक कोई चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। डिफरेंस है दोनों में, है ना, डिफरेंस है दोनों में। एक आदमी को क्या चाहिए? एक आदमी को चाहिए छोटा बच्चा है तो उसको छोटा साइकिल चाहिए, और एक को चाहिए कोई बड़ा लड़का है, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा बच्चा है तो उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए अपना कोई कार वार चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। दोनों की नीड्स अलग अलग है, दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। वैसे ही बैंक में आम लोगों के लिए, जैसे सैलरी वाले जो होते हैं जो लोग, उनके लिए क्या होता है? अलग अलग सर्विसेज होती है, राइट। और वहीं पे जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस हो गया, आपका टाटा, इन्फोसिस, और भी अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए जो सर्विसेज होती है वो अलग सर्विसेज होती है। उनको सर्विस कुछ और मिलता है, बड़े बड़े लेवल का सर्विस, बड़े बड़े लेवल की उनकी फैसिलिटीज होती है जो उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये जो बड़े क्लाइंट्स के लिए स्पेशल बैंकिंग होती है उसको ही कॉर्पोरेट बैंकिंग कहा जाता है। यही है कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग सिंपल यही है, जहां पे जो बैंक होता है, जो कंपनी होती है, वो डायरेक्ट किससे डील करती है? किसी बड़े क्लाइंट से, बड़े कंपनी से डील करती है। यही होता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है रिलायंस, और रिलायंस अगर एसबीआई, कहां गया? रिलायंस अगर रिलायंस कंपनी है, अगर एसबीआई के ब्रांच में जाके बोले कि भैया हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या ब्रांच के पास उतना पैसा और सिस्टम ही नहीं होगा? राइट, इतना पैसा तो ब्रांच में होगा नहीं कि भैया 1000 करोड़ रुपए दे दे। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए पूरा अलग से कॉर्पोरेट का एक डिवीजन बना रखा है, वही होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है, देखो समझो, फिर से समझो दोस्तों। अभी तक हमने जो पढ़ा है रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है, रिटेल का मतलब होता है दुकान, राइट। दुकान में क्या होता है? एक इंडिविजुअल कस्टमर जो जाता है, उसका कुछ कंसर्न होता है, उसको कुछ इंक्वायरी करनी होती है, कुछ पूछताछ करना होता है, या कुछ नया सामान लेना होता है। यही रीजन होता है जिसकी वजह से वो इंसान, एक कोई शख्स है, इंडिविजुअल है, वो दुकान जाता है। वही चीज बैंकिंग में है। रिटेल बैंकिंग में रिटेल का मतलब दुकान, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर आएगा रिटेल बैंक में, और वहां पे अपनी बैंकिंग की जो भी सर्विसेज है, बैंकिंग के जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी उसकी चीज है, वो कंप्लीट करेगा। वहीं अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है? जो बैंक होती है वो कंपनी से डायरेक्ट डील करती है उनके अकॉर्डिंग। यहां पे कंपनी की बैंकिंग एक अलग होती है, राइट। तो हम जब कंपनी से डील करते हैं बैंकिंग और सर्विसेज के बेसिस पे, एक अलग बैंकिंग और सर्विसेज के बेसिस पे, वही कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, रिटेल बैंकिंग वाले जो कस्टमर होंगे उनकी जरूरतें अलग होंगी, जो कॉर्पोरेट वाले होंगे उनकी जरूरतें अलग होंगी। जो रिटेल वाला कस्टमर होगा उसका जो रिक्वायरमेंट होगी, जो लोन वगैरह वो उसे चाहिए, छोटे मोटे लोन चाहिए, अब लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। वहीं पे अगर कॉर्पोरेट बैंक की बात करूं, कॉर्पोरेट बैंक में जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, उनको जो लोन चाहिए वो चाहिए 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, या उससे ज्यादा, है ना। अब आप बोलोगे सर ये रिलायंस तो इतनी बड़ी कंपनी है, तो ये लोन क्यों ले रही है 1000 करोड़ का? देखो यार, बिजनेस हमेशा लोन पे चलता है, लोन पे चलता है, समझना। जब भी कोई कंपनी, अब रिलायंस है, रिलायंस ने बोला कि यार रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी कंपनी है, बट फिर भी वो लोन लेती है, बिल्कुल लेती है। अब रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो का मान लो एक नया प्रोजेक्ट निकल रहा है, ठीक है, रिलायंस जियो का एक नया प्रोजेक्ट निकल रहा है। अब उस नए प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस क्या करेगी? उसको पैसा जुटाना है, समझना। रिलायंस जियो है, उसको एक नया प्रोजेक्ट निकालना है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। अब उस प्रोजेक्ट के लिए मान लो 500 करोड़ रुपए लग रहा है। अब ये 500 करोड़ रुपए रिलायंस को इकट्ठा करना है। कहां से करेगी, कैसे करेगी? 2-3 तरीके होते हैं। क्या? पहला तरीका होता है शेयर मार्केट में दोबारा लिस्ट हो जाओ, शेयर मार्केट से लिस्ट हो जाओ, अपने शेयर कस्टमर को दो, कस्टमर को शेयर्स दो, कस्टमर से पैसे लो, ये होता है। दूसरा, या तो कोई बॉन्ड्स वगैरह रेडी करो, जो बॉन्ड्स होता है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होता है। बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड नहीं, 2 बॉन्ड होता है ना, एक होता है
जेम्स बॉन्ड, टंग 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 टंग, जेम्स बॉन्ड नहीं। और एक होता है बॉन्ड जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो बॉन्ड होता है भैया तुम्हारा बॉन्ड है 2 साल का, तुम कंपनी नहीं छोड़ सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अग्रीमेंट है, वो बॉन्ड नहीं। कॉर्पोरेट का एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी, रिलायंस जियो वाले क्या करेंगे, कस्टमर को बॉन्ड देंगे, राइट, और उस बॉन्ड में लिखा रहेगा और कि कस्टमर से पैसा लेंगे। बॉन्ड में लिखा रहेगा कि इस कस्टमर ने इतना पैसा हमसे लिया है और इस कस्टमर को इतने साल में हम इतना रुपए इतना रिटर्न यानी कि इतना इंटरेस्ट पे हम इसको पैसा वापस कर देंगे, उसमें ये लिखा रहता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड करके हम कुछ बोलते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो। ठीक है, यानी कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें रिटर्न हमारा फिक्स है, हमें पता है कि हमको 7% मतलब 7% का ही रिटर्न मिलेगा। तो ये भी तरीका होता है। कंपनी क्या करती है, पहला शेयर मार्केट से पैसा उठा लिया पब्लिक से, दूसरा बॉन्ड देकर पब्लिक से पैसा उठा लिया, तीसरा क्या करती है बताओ, तीसरा क्या करती है, तीसरा लोन ले लेती है। तो लोन एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, देखो पैसा तीनों में देना है, प्रॉफिट तीनों में देना है, लोन में भी इनको इंटरेस्ट देना है, बॉन्ड में भी कस्टमर से पैसा उठाते हैं तो इनको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, शेयर्स में भी वही चीज होती है, राइट। तो ये लोन कंपनी को लेना होता है, जो कोई भी कंपनी हो यार, तो वो लोन से ही अपना पैसा, अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब बैंक है, सॉरी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में बहुत बड़े बड़े सर्विसेज लेती है, बहुत बड़े बड़े सर्विसेज। अभी आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे, यहां पे हम शॉर्ट टर्म सीखने वाले हैं आज। ठीक है, आज अगर तुम सब मेरे साथ लग कर ना ये सीख लिए, ट्रस्ट मी गाइस, कॉर्पोरेट बैंकिंग हलवा लगेगा तुम लोग सबको, हलवा। इतनी बढ़िया चीज मैं समझा रहा हूं, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा ना कि मजा ही आ जाएगा। बहुत सोच सोच के रिसर्च कर करके लिखा है सारी चीजें। चलो, अब दूसरा क्या है हमारा, कमर्शियल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, कमर्शियल बैंकिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, छोटी दुकान है ना, जहां पे अपना सेविंग अकाउंट लोग खुलवाते हैं, एफडी खुलवाते हैं और पर्सनल लोन लेते हैं। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में जहां पे बड़े बड़े जैसे शॉपिंग मॉल, जैसे छोटी दुकान कमर्शियल बैंकिंग, और कॉर्पोरेट बैंकिंग आपका शॉपिंग मॉल जैसे हो गया, राइट। बड़े लोगों के लिए अलग काउंटर, बड़े प्रोडक्ट्स, बड़े अमाउंट। एग्जाम्पल, कमर्शियल में क्या है, आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में क्या है, टाटा मोटर्स अपना एक बड़ा करंट अकाउंट खोलता है और बैंक से 500 करोड़ का लोन ले लेता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े अकाउंट्स खोलेंगे और बड़े बड़े लोन ले सकते हैं, और भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल की सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, अब कॉर्पोरेट लेंडिंग क्या होता है, लेंडिंग का मतलब समझना, लेंडिंग का मतलब होता है उधार। लेंडिंग का मतलब होता है, हाँ रिटेल बैंकिंग वही है, लेंडिंग का मतलब होता है उधार, लेंडिंग का मतलब होता है लोन लेना, राइट। जैसे आप दोस्त से बोलते हो, यार मुझे 100 रुपए उधार दे दो, राइट, तो बाद में लौटा दूंगा, ऐसा बोलते हो, राइट। बहुत बार बोला होगा किसी ना किसी दोस्तों से। वैसे ही बड़ी कंपनी बैंक से बोलती है, मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए अपना काम चलाने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, 200 करोड़ चाहिए, हम नया प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, नया स्कीम निकाल रहे हैं, कुछ नया वर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें इतना अमाउंट चाहिए होता है। बैंक उसी पैसे लोन के फॉर्म में दे देता है। ठीक है, यही होता है कॉर्पोरेट लेंडिंग। सिंपल सा मतलब, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, लेंडिंग मतलब लोन। कॉर्पोरेट को लोन देने का जो तरीका होता है उसे कॉर्पोरेट लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब समझो क्रेडिट रिस्क क्या होता है। हाँ करेक्ट रतेंद्र, करेक्ट रतेंद्र, यस 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 यस। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, सोचो तुमने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए और तुम्हें डर है कि शायद वो वापस ना करे। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मतलब, क्रेडिट मतलब उधार देने का रिस्क। सोचो तुमने जैसे बोला ना 100 रुपए अपने दोस्त को दिया उधार, और वो तुम्हें डर है तुम्हारे मन में कि यार ये 100 रुपए कहीं वापस ना आए, ये क्रेडिट रिस्क है। वैसे ही बैंक को डर होता है कि पैसा लोन दिया है वो कंपनी वापस करेगी या नहीं करेगी, इसी को क्रेडिट रिस्क कहते हैं, मतलब उधार देने का रिस्क है। हमने उधार तो दे दिया, क्या उधार मेरा पूरा होगा, ये एक रिस्क है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। बहुत तरह के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क यही होता है। एग्जाम्पल, किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया गया था लेकिन कंपनी बंद हो गई और पैसा वापस नहीं आया, यही हुआ क्रेडिट रिस्क। ठीक है,
लेकिन अभी पता होगा आप लोगों को कि जो किंगफिशर के अपने विजय माल्या साहब है, तो विजय माल्या ने क्या किया, विजय माल्या का जितनी प्रॉपर्टीज थी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। जो भी अमाउंट था 9,000 10,000 करोड़, उससे ज्यादा ले लिया, वसूल कर लिया गया। चलो एनीवेज, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी पॉइंट लिखे हैं। ये कंपनी का डेली पॉकेट मनी होता है, कंपनी का डेली पॉकेट मनी होता है। आयुषी पांडे, सॉरी टू इंटरप्ट, आप डेली कैसे ही किसी फॉर्म में सिखाए, पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ये नोट बनाने में इजी रहता है सर। आयुषी, नहीं समझ में आया तुम क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया तुम क्या बोल रही हो, मैं समझ नहीं पाया सर। आजाद सिंह में, सर मेरा भी आईसीआईसी बैंक पीओ प्रोग्राम का ऑफर लेटर आया था, मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाया और आज बहुत पछता रहा हूँ। कोई बात नहीं आजाद, हमारे पास भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है। चलो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये कंपनी का डेली पॉकेट मनी होता है, राइट। ये कंपनी का डेली पॉकेट मनी होता है। दिन भर का काम चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। समझना, वर्किंग कैपिटल, जो पूरा एक ऑपरेशन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्या वर्किंग कैपिटल का मतलब जो आपका पूरा दिनचर्या या दिन भर का जो काम चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी को कार पार्ट्स खरीदने थे, वर्कर्स की सैलरी देने हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, डेली पैसा चाहिए होता है इन सब के लिए, ये सब वर्किंग कैपिटल से होता है। समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक कंपनी का डेली जो दिनचर्या होता है, डेली के जो ऑपरेशंस होते हैं, डेली के जो काम होते हैं, वो करने के जो पैसा लगता है वही वर्किंग कैपिटल होता है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी है, उसको अपने सामान वगैरह खरीदना है, राइट, उसको अपने गुड्स खरीदने हैं, अपने वर्कर की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ये सब कैसे होता है, वर्किंग कैपिटल से ही होता है। वर्किंग मतलब काम करने का जो कैपिटल मतलब पैसा जो लगता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। किसी भी कंपनी का डेली का जो भी काम होता है, ऑपरेशन होता है, उसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दोस्तों मेरे पीछे बोला करो तभी क्लैरिटी मिलेगी, राइट, मेरे पीछे बोलोगे क्लैरिटी मिलेगी। टर्म लोन क्या होता है, नाउ व्हाट इज टर्म लोन, व्हाट इज टर्म लोन। जैसे तुम ईएमआई में बाइक लेते हो, जैसे आपने क्या किया, ईएमआई में बाइक लिया, पूरा पैसा एक साथ नहीं देते, छोटे छोटे हिस्सों में आप क्या करते हो, देते हो पैसा। बाइक मैंने खरीदी, ईएमआई में खरीदी, मैंने एक बार में पैसा नहीं दिया, मैंने ईएमआई में पैसा दे रहा हूं, छोटा छोटा करके हर महीने दे रहा हूं, ठीक है। वैसे ही कंपनी को बड़ा पैसा बैंक से लोन मिलता है, वो सालों में चुकाता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस को नया ऑफिस बिल्डिंग बनाना था, तो 100 करोड़ का लोन 5 साल के लिए ले लिया, हर महीने इंस्टॉलमेंट भर रहा है, ठीक है। आयुषी पांडे, ऐसे नहीं होता है, हर चीज इतनी आसान कर दूंगा तो जीना बेकार है फिर, समझो, हर चीज इतनी आसानी से अगर आप यही हमारे देश के लोगों की प्रॉब्लम है, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज में आसानी चाहिए। अरे आसान जिंदगी जियोगे बेटा, नहीं आगे बढ़ पाओगे, थोड़ा सा खुद से भी मशक्कत करना सीखो। अब तुम्हें फ्री में भी मिल रहा है तो तुम्हें और उसमें डिमांड बढ़ रहा है, सर पीपीटी मत दिया करो, ये दिया करो। अरे यार, एक तो फ्री में दे रहा हूं, ऊपर से तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा है। ये आसान है मेरे लिए, ट्रस्ट में, ये आसान है। पीपीटी बनाना टफ है, लेकिन फिर भी इसमें नहीं दूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो दूंगा। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दुनिया बाहर की देखो, समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको जो मिले उसमें रहो ना खुश यार। यही हमारे देश की प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग मी, कि भैया जो है उसमें खुश नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए, और चीजें आसान चाहिए, कंफर्ट चाहिए। निकल जाओ कंफर्ट जोन से यार, निकल जाओ कंफर्ट जोन से, प्लीज मत करो ऐसे। तो ये होता है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, टर्म लोन होता है लॉन्ग टर्म लोन। टर्म लोन जिसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी लोन लेती है बैंक से, राइट। टर्म लोन का मतलब कंपनी बैंक से लोन लेगी और अपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, और उसी पे अपना ईएमआई देती रहती है, ठीक है, वो होता है टर्म लोन। कैश क्रेडिट समझना, सीसी बोलते हैं, सीसी, कैश क्रेडिट
बिजनेस के टर्म में सीसी बोला जाता है। बोलते बहुत बार सुना होगा सीसी लिमिट, सीसी लिमिट, वो क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं, कैश क्रेडिट लिमिट। सोचो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 हैं लेकिन तुम्हें जरूरत है 15,000 की। बैंक तुम्हें एक लिमिट देता है कि तुम अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, जैसे एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। कुछ सुना सुना लग रहा है? बताओ किसका और डेफिनेशन ऐसा है? बताओ और डेफिनेशन ऐसा किसका है? अगर टॉक इंग्लिश 365 मैं नौकरी छोड़ दूंगा अगर तुम एज इट इज चैट जीपीटी से निकाल के दे दोगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बोलो, गारंटी दे रहा हूं यार, ओपन चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें, ऐसा सेम चैट जीपीटी से निकाल के अगर दे दोगे मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अब बताओ, गारंटी लेते हो ये चीज? टॉक इंग्लिश 365 इस चीज की गारंटी लेते हो? बताओ, लोगे गारंटी? तुम बोल रहे हो ना एकदम ऐसा चैट जीपीटी से मिल जाएगा, ढूंढ के दिखा दो यार। अगर इतना ही चैट जीपीटी से मिल रहा होता तो आज तुम ये सेशन में होते? बताओ, गारंटी में दे रहा हूं, बोलो ना भाई। टॉक इंग्लिश 365 अगर ऐसा तुम्हें मिलता है, मिल रहा है तो बताओ। ये बोल रहे हैं ना कि चैट जीपीटी से मिल जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा ढूंढ के दिखा दो चैट जीपीटी में, मैं भी मान जाऊं यार कि ओ मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, शायद तुम थे नहीं इसलिए बोलते हैं कि तुरंत टाइम पे ज्वाइन किया करो। मैंने बताया ये सोच सोच के अपनी आसान भाषा में मैं बनाता हूं, लास्ट में स्ट्रक्चर करा लेता हूं, ठीक है। और चैट जीपीटी का जो तुम देखोगे ना तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, भाई ये क्या बोल रहा है, इससे अच्छा तो किताब है, इससे अच्छा तो किताब में लिखा है। कोई भी डेफिनेशन को आसान डेफिनेशन होता नहीं है, डेफिनेशन आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। तुम शायद अभी पहली बार जुड़े हो मुझसे, ज्यादा तुम पुराने हो नहीं इसलिए तुम्हें ज्यादा आइडिया नहीं मेरे बारे में, तो थोड़ा बात करो, मिलो जुलो तो समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है चीजें, ठीक है। नहीं मिलता दोस्त, बिल्कुल नहीं मिलता। चलो अब बात करते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश क्रेडिट का मतलब, हाँ एग्जैक्टली, ओवरड्राफ्ट में आपने सुना होगा, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट यही होता है। कैश क्रेडिट जो होता है ये आपके जो यूनिट होते हैं, यानी कि जो आपके स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के अगेंस्ट कैश क्रेडिट मिलता है। अगर मेरे पास मेरी एक दुकान है, समझ लो, समझना, ठीक है। मेरी एक दुकान है दुकान फर्नीचर की, और उसमें जितने भी फर्नीचर मैंने बेचने के लिए डाले हुए हैं, बेड है, फ्रिज है, अलमारी है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें उसको मिला के, नहीं टॉक इंग्लिश मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि इस तरह भी नहीं समझाएगा, इस तरह भी नहीं लिखेगा, समझाने की बात ही नहीं कर रहा, इस तरह भी, ये जो लिखा है ना इसको पढ़ो और चैट जीपीटी में जाके डालना, पता लगेगा। ये इस तरह भी नहीं लिखेगा, एक लाइन में देगा तुमको, एक लाइन में चैट जीपीटी दे देगा, बस समझो ये मैंने बनाया है सोच सोच के, राइट, जो भी मतलब अलग रिसर्च करके बनाया, ऑब्वियस सी बात है। और फिर उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से तो मैंने वैसे भी यूज नहीं कर रहा, दूसरे टूल से, क्लॉड नाम का टूल है, क्लॉड से मैंने स्ट्रक्चर करवाया है, बस, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, हर एक जो टर्म है ना उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर एक टर्म में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो है ना कुछ। चलो अब एग्जाम्पल दिया था, कैश क्रेडिट की बात करते हैं। कैश क्रेडिट यानी कि आपके अकाउंट में 10,000 है, आपको चाहिए 15,000, तो आपको एक्स्ट्रा जो है उसका लिमिट मिल जाएगा। ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरे एक फर्नीचर की दुकान है, मेरे जो फर्नीचर्स मैंने बेचने के लिए रखे हैं वो करीब करीब उसकी जो वैल्यू है 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ की जो वैल्यू है मेरे स्टॉक की, मेरे इन्वेंट्री की, मेरे सामान की, उसके अगेंस्ट मुझे जो पैसा है वो मिल जाता है बैंक की तरफ से। अब एग्जाम्पल समझना है, एबीसी कोई टेक्सटाइल के अकाउंट में 10 लाख था, लेकिन उन्हें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए थे, बैंक ने उन्हें 20 लाख तक का कैश क्रेडिट लिमिट दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज है, और ये कैश क्रेडिट फिर से बता रहा हूं कैसे मिलता है, आपका जो प्रेजेंट टाइम पे जो आपका अवेलेबल है स्टॉक, उसके बेसिस पे मिलता है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, अब बिल डिस्काउंटिंग देख लेते हैं। बिल डिस्काउंटिंग, सोचो आपके दोस्त को चॉकलेट्स बेची, मतलब सोचो आपने अपने दोस्तों को चॉकलेट्स बेची और उन्होंने प्रॉमिस किया कि पैसे 1 महीने बाद क्या करेंगे, देंगे, लेकिन तुम्हें अभी आइसक्रीम खानी है, तुम अपना बिल एक और दोस्त को दिखाते हो, वो थोड़ा कम पैसा अभी दे देता है और बाद में पूरा कलेक्ट करेगा। वैसे ही कंपनी करती है, समझना। सैमसंग ने रिलायंस को मोबाइल सप्लाई किया, 50 लाख रुपए के, पेमेंट 90 दिन बाद आएगा। सैमसंग को अभी पैसा चाहिए था, बैंक ने 48 लाख अभी दे दिए और बिल अपने पास रख लिया। समझ में आ गया? सैमसंग ने रिलायंस को मोबाइल सप्लाई किया, सैमसंग ने
रिलायंस को मोबाइल दिया 50 लाख रुपए के, पेमेंट जो है वो 90 दिन बाद आएगा, पेमेंट जो है वो 90 दिन बाद आएगा, बट सैमसंग को अभी पैसे चाहिए थे तुरंत, तो उस केस में बैंक ने क्या किया, 48 लाख जो भी अमाउंट है उसे पैसे अभी दे दिया और बिल अपने पास रख लिया। डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग यही होता है। ठीक है, मैंने कोई सामान किसी से लिया, मतलब मैंने किसी से कोई सामान लिया, बट मैंने उसको बोल दिया कि भाई जो मैं ये बिल ले लो और जो पैसा है वो मैं आपको पैसा दूंगा, मतलब मेरे पास बिल, पैसा मैं दूंगा बाद में, पैसा मैं दूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो जो बिल रहेगा, बिल ले जाके बैंक की तरफ से अगर मैं बैंक को जमा करता हूं तो बैंक मुझे लोन दे देगा उतने का, पैसा उतने का दे देगा। ठीक है, तो ये बिल डिस्काउंटिंग होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे ज्यादा जाना माना एक बहुत बड़ा ठीक है, बहुत ये क्या है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत फेमस आपका ट्रेड फाइनेंस का टर्म है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, देखो पढ़ना क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। ये एक बैंक की गारंटी होती है। सोचो, तुम टीचर से कहते हो अगर मैं होमवर्क ना करूं तो आप मेरी पेंसिल रख लेना अगर मैं होमवर्क ना करूं तो आप मेरी पेंसिल रख लेना। टीचर गारंटी बन गई कि काम होगा। तुम टीचर से कहते हो कि अगर मैं होमवर्क ना करूं तो आप मेरी पेंसिल रख लेना, टीचर गारंटी बन गई कि काम होगा। राइट, एग्जाम्पल वही समझना, इंडिया कंपनी चाइना से माल मंगवाना चाहती है, चाइनीज सप्लायर को डाउट है कि भैया पेमेंट मिलेगा या नहीं। उस केस में क्या होता है, इंडियन बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है गारंटी के साथ कि पैसा जरूर मिलेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट समझना, ये एक आदमी है, तुम इस एग्जांपल दूंगा, मैं इंडिया में हूं और यहां पे निधि है बैठी है, समझ लो अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में बैठी है, मैं हूं, ये निधि है। अब मुझे निधि नहीं जानती, पर्सनली नहीं जानती, मुझे ये भी बिजनेसमैन, हम दोनों को क्या करना, बिजनेस डील करना किसी ना किसी प्रोडक्ट पे। मैंने इसको बोला कि भैया मैं सामान मुझे खरीदना है कुछ, राइट, जो भी ये बिजनेस करते हैं, समझ लो कि बैट, क्रिकेट बैट। ठीक है, तो क्रिकेट बैट का एग्जांपल देते हैं। ये एक सप्लायर, ये परचेस करने वाला, ये बायर है, ये सेलर है, बायर सेलर। बायर को बैट खरीदना है 2000 बैट खरीदना है इससे, राइट। तो ये जो बोल रही है, निधि बोल रही है, अफ्रीका में बैट सप्लाई करते, निधि बोल रही है यार बैट तुम्हें दे तो दूंगी, सप्लाई तो कर दूंगी, लेकिन पैसा तुम दोगे कि नहीं दोगे, माल पहुंचने के बाद, सामान पहुंचने के बाद तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे, इसकी क्या गारंटी है, ये निधि बोल रही है अफ्रीका से। तो ये जो मैं हूं इंडिया से, जैसे 2000 बैट चाहिए, बैट मतलब क्रिकेट बैट, तो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, निधि को बोलता हूं, मैं निधि को बोल रहा हूं कि भाई गारंटी दे रहा हूं कि हां मैं पैसा तुम्हें दूंगा। ये बोलती है कैसे गारंटी दे रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं अपने बैंक में जाता हूं, बैंक में जाके मैं एक एलसी बनवाता हूं, एलसी भेजता हूं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, गारंटी देता है लेटर ऑफ क्रेडिट कि भैया अगर ये आदमी इस आदमी को पैसा नहीं दिया तो बैंक गारंटी देती है, बैंक वो पेमेंट करती है, राइट। अब वो बैंक का सिस्टम है, बैंक ने पेमेंट किया, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक पेमेंट करेगी और अच्छा खासा चार्जेस लेगी मुझसे। ठीक है, समझ में आ गया, एक बेहतरीन आसान तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेडिंग में होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में होता है। कोई इंसान एक देश से दूसरे देश से सामान अगर मंगवाता है तो उन दोनों के बीच में अभी कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, राइट। डाउट दोनों के अंदर है कि भैया माल आए, चाइना आए, हो सकता है इसका पैसा, माल तो आ जाए, पैसा ना आए, तो माल आ जाएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी के लिए हम क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराते हैं और अगले को दे देते हैं कि अगर पैसा नहीं आया तो ये बैंक से जाके पैसा ले सकता है। अब ये समझ लो बैंक गारंटी, ये भी एक तरह का प्रॉमिस होता है। बैंक बोलता है कि अगर कंपनी ने आप अपना काम नहीं किया तो मैं पैसा भर दूंगा, बैंक बोलता है ऐसा, बैंक बोलता है। और ये ज्यादातर पता है बैंक गारंटी कहां होता है, बैंक गारंटी का मतलब होता है बैंक एक प्रॉमिस करता है दो पार्टी के बीच में, एक पार्टी को बैंक प्रॉमिस करता है कि तुमने दूसरे पार्टी को जो काम दिया है, जो काम सौंपा है, अगर वो काम ना हुआ, अगर वो काम नहीं हुआ तो उस केस में जो मैं हूं बैंक वो काम करेगा, बैंक उसका गारंटी लेता है, मतलब पैसा देगा जो भी है, अगर वहां पे कुछ पैसे का इशू रहा, अग्रीमेंट अगर टूटता है तो। और ये ज्यादातर होता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन के केस में। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी गवर्नमेंट को प्रॉमिस करती है कि वो ब्रिज बनाएगी,
अगर नहीं बनाया तो बैंक 10 करोड़ भर देगा। अग्रीमेंट का जो पैसा होता है वो बैंक देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। मैं हूं और ये एक सरकार है। मैं कौन हूं? मान लो मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, L&T कंस्ट्रक्शन। चलो L&T कंस्ट्रक्शन मैं हूं। L&T सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। एक L&T कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और एक सरकार है। तो सरकार ने क्या किया, मुझे प्रोजेक्ट दिया कि भैया आज का यहां का जो पूरा ब्रिज है वो तुम्हें बनाना है। मैंने बोला ओके। तो ये बोलता है कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन क्या गारंटी क्या है कि तुम काम करोगे ही करोगे? तो मैंने बोला बैंक गारंटी मैंने लिया। बैंक गारंटी दिया सरकार को कि ये लो बैंक गारंटी। अब बैंक, उस केस में बैंक गारंटी लेता है कि अगर L&T ने ये कंस्ट्रक्शन, ये काम जो अग्रीमेंट किया है, अगर नहीं किया तो उस अग्रीमेंट का जो पैसा है वो बैंक भरेगी सरकार को। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये दो टर्म हमेशा आपने सुना होगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता था कि क्या होता है बैंक गारंटी, क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। शायद आज के बाद दिक्कत ना आए। राइट? ध्यान दीजिएगा, बैंक गारंटी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, अंकुर कंपनी बैंक गारंटी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में होता है, कंस्ट्रक्शन के केस में होता है। राइट? और जो क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो होता है इंटरनेशनल। जो हम एक देश से दूसरे देश में जब हम कोई बिजनेस डील करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, सामान मंगवाना या बेचना करना होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता है। ठीक है? बैंक गारंटी में उसका काम वो करेगा, उस चीज की गारंटी लेता है वो। लेटर ऑफ क्रेडिट में पैसा पहुंचेगा, उस चीज की गारंटी लेता है बैंक। समझ में आ गया मिथुन? सिंपल सा डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस। ट्रेड फाइनेंस, देखो यार, ये इंटरनेशनल शॉपिंग का फाइनेंस है। जब कंट्रीज के बीच माल खरीदना बेचना होता है तो बैंक बीच में हेल्प करता है, यही है ट्रेड फाइनेंस। ठीक है? एक टी कंपनी लंदन में चाय भेजना चाहती है, बैंक डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट दोनों सेफली हैंडल करता है। ट्रेड फाइनेंस यही है। ट्रेड मतलब बिजनेस, फाइनेंस मतलब मॉनेटरी, पैसा। राइट? तो ये एक इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए होता है। जब कोई एक देश से दूसरे देश में ट्रेडिंग होती है, माल खरीदा, कोई सामान खरीदा या बेचा जाता है, तो उस केस में बैंक हेल्प करता है, बैंक का रोल रहता है। ट्रेड फाइनेंस से बैंक बहुत पैसा कमाती है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, बैंक एक कुरियर बॉय बन जाता है जो सेफ तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजता है और पैसा कलेक्ट करता है। राइट? एग्जांपल समझो, समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन नाम से समझ में आ रहा है। इंडियन कंपनी ने अमेरिका को माल भेजा, बैंक डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के बायर तक भेजता है। राइट? बैंक डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के जो बायर है उस तक भेजता है और पेमेंट कलेक्ट करके इंडिया लाता है। समझ में आ गया? डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन का मतलब सिंपल सा होता है कि जिसमें एक शैलेंद्र हो गया तेरा, शैलेंद्र तेरा हो गया, थोड़ा सा फोकस कर ले इधर यार। अगर सब कुछ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फोकस कर ले एक बार। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन क्या होता है? इंडियन कंपनी ने अमेरिका को माल भेजा, हमारा एक देश से दूसरे देश हमारा आइटम, हमारा माल, जो भी सामान है हमने भेज दिया। अब दूसरे देश में क्या है, जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स अमेरिका का जो भी उस दूसरे देश का जो बायर है, जिसको खरीदना है, उस तक क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स पहुंचाता है और उससे पैसा ले लेता है। यही होता है ओवरऑल। ठीक है? फॉरेक्स सर्विसेज, अब आप सोचिए, आप अमेरिका जा रहे हैं, आपके पास रुपए हैं पर आपने डॉलर चाहिए। राइट? तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारा रुपी डॉलर में कन्वर्ट कर देता है। फॉरेक्स सर्विसेज मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। राइट? मैं जा रहा हूं किसी देश, दूसरे देश, और दूसरे देश में जो करेंसी चलती है, मेरा जो इंडिया रुपी है उसको मेरा बैंक क्या करेगा, दूसरे करेंसी में चेंज कर देगा। विप्रो को अमेरिका से पेमेंट डॉलर में आई, बैंक ने उसे रुपी में कन्वर्ट करके विप्रो के अकाउंट में डाल दिया। सिंपल है। ठीक है? जो भी आपको पैसा मिलता है, कंपनी की बात हो रही है, बैंक कंपनी की बात हो रही है, जो भी कंपनी को पैसा मिलता है, बैंक क्या करता है, उस पैसे को जिस भी करेंसी में आ रहा है उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल है। स्विफ्ट ट्रांसफर्स, व्हाट्सएप जैसे तुम इंस्टेंटली मैसेज भेजते हो,
वैसे ही स्विफ्ट होता है, एक इंटरनेशनल मनी मैसेज सिस्टम है जिससे पैसा फास्ट और सेफ ट्रांसफर होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो बताएगा उसको मैं ताली बजाऊंगा उसके नाम पे। जो भी स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताएगा उसके नाम पे तुरंत ताली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? फास्ट, स्विफ्ट का फुल फॉर्म। गाइस बताओ, स्विफ्ट का फुल फॉर्म बता दो यार, कम ऑन यार। तो स्विफ्ट एक तरीका है जिसके जरिए आप इंटरनेशनली पैसे को ट्रांसफर करते हो, राइट, और ये कुछ घंटों में पैसे पहुंच जाते हैं, ये स्विफ्ट के जरिए होता है, स्विफ्ट ट्रांसफर। अरे बताओ यार क्या हो गया? ओके, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सॉरी टेलीकम्युनिकेशन, नॉट बैड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन गिव द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टॉक इंग्लिश 365। तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूँ, टॉक इंग्लिश, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। सो गाइस, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ये फुल फॉर्म होता है। स्विफ्ट एक तरीका होता है जिसके जरिए आप इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करते हो और ये जल्दी पैसा ट्रांसफर हो जाता है। टीसीएस को अपने सिंगापुर ऑफिस में पैसा भेजना था, स्विफ्ट ट्रांसफर से कुछ घंटों में पैसा पहुंच गया, दैट इज स्विफ्ट ट्रांसफर। तो दैट इज स्विफ्ट। आकांक्षा, तुमने सोसाइटी तो खा गई, तुम लगता है तुम कॉपी पेस्ट जो करी हो उसमें तुमने धोखे से सोसाइटी को कॉपी पेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक तुमने और अजीत तुमने आकांक्षा को तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, मुझे लग रहा है ऐसा यही हुआ है ना। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। चलो, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट, सोचिए तुम्हारा एक दोस्त न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और तुमने उसके स्कूल में अपना एक लॉकर बना लिया जहां तुम अपना सामान रखते हो, ठीक। तुम्हारा एक दोस्त न्यूयॉर्क में है और तुमने उसके स्कूल में अपना एक लॉकर बना लिया जहां पे तुम अपना सामान रखते हो, ठीक है। वैसे ही इंडियन बैंक का फॉरेन बैंक में अकाउंट होता है, इंडियन बैंक का फॉरेन बैंक में। एसबीआई का न्यूयॉर्क में चेस बैंक के साथ एक नॉस्ट्रो अकाउंट है ताकि डॉलर ट्रांजैक्शन इजीली हो सके, राइट, ठीक है। तो क्या है नॉस्ट्रो अकाउंट? क्या होता है? जो हमारा इंडियन बैंक होता है उसका भी फॉरेन बैंक में अकाउंट होता है, इंडियन बैंक का फॉरेन बैंक्स में अकाउंट। एसबीआई का न्यूयॉर्क में चेस बैंक है के साथ एक नॉस्ट्रो अकाउंट है ताकि डॉलर ट्रांजैक्शंस इजीली हो सके, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान देना, जितने भी हमारे देश में जितने भी अकाउंट्स हैं, सॉरी जितने भी बैंक्स हैं, हर एक बैंक का अकाउंट आरबीआई के साथ है, ये ध्यान देना। हर एक बैंक का अकाउंट आरबीआई के साथ भी है, ठीक है। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? ये नॉस्ट्रो का अपोजिट है। इसमें फॉरेन बैंक अपना अकाउंट इंडिया के बैंक में रखता है। एग्जांपल, अमेरिकन बैंक का अकाउंट इंडिया के एसबीआई में है ताकि वो रुपी ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सके। सिंपल है, यानी कि दूसरे हमारे देश का बैंक अकाउंट दूसरे के देश में, ये नॉस्ट्रो हो गया। दूसरे देश का बैंक अकाउंट हमारे देश में, ये वॉस्ट्रो हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, डन। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे आप पॉकेट मनी अपने पिगी बैंक में रखते हो इंटरेस्ट के लिए, वैसे ही कंपनीज अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक के एफडी में डाल देती है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा था, उसने आईसीआईसीआई बैंक में 1 साल के एफडी करा दिया 8% इंटरेस्ट पर। कॉर्पोरेट एफडी समझ में आ रहा होगा ना? नॉर्मल एफडी जो होती है वही है कॉर्पोरेट एफडी, बस वो कॉर्पोरेट का है, कंपनी का है, वही एफडी है। सिंपल है, कंपनी की एफडी जो होती है दैट इज कॉर्पोरेट एफडी, करेक्ट। जहां पे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होता है वो कंपनी क्या करती है, अच्छा रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट कर देती है एफडी में पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसमें उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है 7%, 8%, 9% का। स्वीप इन फैसिलिटी हाँ भाई,
स्वीप इन जो हमने पढ़ा था। तो दोस्तों स्वीप इन एक फैसिलिटी है जो ऑटोमेटिक जुगाड़ है। जैसे आपके घर में मम्मी बोलती है 10,000 से ऊपर जो भी पॉकेट मनी बचेगा वो सेविंग्स बॉक्स में चला जाएगा, उसी तरह यहां पर स्वीप होता है, यानी कि गोदरेज के करंट अकाउंट में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा आया तो ऑटोमेटिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट एफडी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उस वाले एक्स्ट्रा वाले अमाउंट में क्या होगा, एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्वीप इन फैसिलिटी, करेक्ट। सीएमएस, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। मैकडोनल्ड के इंडिया में हजारों आउटलेट्स हैं। बैंक उन सबको, सबका पैसा कलेक्ट करता है और सैलरी पेमेंट्स भी करता है, राइट। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, सीएमएस हमने पहले भी सीखा है, समझा है। कैश को मैनेज करने का जो तरीका होता है, जो सर्विस होता है, राइट। ये वैसे ही है जैसे मम्मी हमारे सारे टॉयज को ऑर्गेनाइज कर देती है। बैंक कंपनी के सारे पैसे का कलेक्शन, बैंक कंपनी के सारे पैसे का कलेक्शन, पेमेंट, सैलरी सब मैनेज करता है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज यही होता है, एक कंपनी जो काम कर रही है उसका जो पैसा है, जो सैलरी है, जो पेमेंट है, वो एक बैंक मैनेज कर रहा है, दैट इज कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। एस्क्रो सर्विसेज क्या होता है? एस्क्रो सर्विसेज, सोचिए तुम घर खरीद रहे हो, तुम पैसे बैंक के पास रख देते हो और बोलते हो कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तब सेलर को पैसा दे देना, राइट। बैंक बीच में सेफ कस्टडी रखता है। एग्जाम्पल, एक बायर ने 50 लाख बैंक के पास रखे, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंप्लीट हुआ तब बैंक ने सेलर को पैसे रिलीज कर दिए। एस्क्रो सर्विसेज सिंपल है। एस्क्रो सर्विसेज, जब हम पैसा बैंक को देते हैं और ये बोलते हैं कि ये पैसा मैंने इस इंसान से ये प्रॉपर्टी खरीदी है, जब ये मेरे पास आ जाएगा तो ये पैसा इसको आप दे देना, ठीक है। एक बायर ने 50 लाख बैंक के पास रखे, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो जब कंप्लीट हो जाता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो जो हमको जिसने बेचा है, जो सेलर है, उसको वो पैसा दे देना। तो दैट इज आर एस्क्रो सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग, देखो यार मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सब बता रहा हूं बहुत बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, मतलब सच बता रहा हूं। आप ये किताबों में पढ़ोगे ना, आपके ऊपर से हवा हवा भी नहीं लगेगा यार, निकल जाएगा ऊपर से। तो इसको इतने आसान भाषा में जब समझा रहा हूं, जब किसी बड़ी सी बड़ी बैंकिंग को मैंने आसान बना दिया ना, तो मुझे लगता है आपको भी अब इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होगा, राइट। और अब मैं ये भी चाहता हूं कि जिस तरह मैंने ये 100 टर्म्स लाए हैं ना, और ये 100 टर्म्स जब मैं थोड़ा और कुछ दिन हो जाएगा तो हर एक सेगमेंट में 100 टर्म में एक्सप्लेन करूंगा। इंश्योरेंस में भी यही करने वाला हूं मैं, 100 टर्म पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इंश्योरेंस तो आपको पता ही है क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन टर्म्स कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, टर्म्स कभी किसी ने सिखाया नहीं होगा। एक एक टर्म जो इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट में यूज होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये टर्म्स पता होना चाहिए यार, राइट। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग में टर्म्स ही तो मैटर करता है सब कुछ। बैंकिंग में क्या है यार, टर्म्स नहीं पता तो फिर क्या पता, बैंक कस्टमर के सामने क्या ही बोलोगे आप, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग, ये वो बैंक होता है जो कंपनीज को स्टॉक मार्केट में एंट्री करने में हेल्प करता है। जोमैटो एग्जांपल समझना, जोमैटो जब अपना आईपीओ लाना चाहता था तो इन्वेस्टमेंट या मर्चेंट बैंक्स ने उसकी पूरी लिस्टिंग प्रोसेस हैंडल करी है। प्रोस्पेक्टस बनाना, सेबी के रूल्स फॉलो करना और इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करना, ये एक तरह का क्या है, मर्चेंट बैंकिंग होता है, ठीक है। मर्चेंट का नाम, मर्चेंट का मतलब क्या है, मर्चेंट का मतलब मर्चेंट, बिजनेसमैन या बिजनेस, राइट। तो ये सारी चीजें होती है मर्चेंट बैंकिंग। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ में आना चाहती है तो उसका पूरा लेखा जोखा करना और पूरी चीजें मैनेज करना, ये मर्चेंट बैंकिंग का काम होता है। क्लियर है दोस्तों? कोई अगर डाउट है तो बता दो प्लीज। मर्चेंट बैंकिंग, राइट, तो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए हेल्प करता है।
ऑलराइट, बता दो यार, सब क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या है? सोचो तुम स्कूल में एक मेला लगा रहे हो, ठीक है, तुम स्कूल में एक मेला लगा रहे हो, तुम्हें डर है कि तुम्हारी चॉकलेट्स बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, मतलब तुम अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में एक स्टॉल लगा रहे हो, राइट, और अब आपको टेंशन है कि यार ये जो स्टॉक है, ये जो मैंने लगाया है स्टॉल, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, राइट। तो एक दोस्त को बोलते हो अगर चॉकलेट्स नहीं भी बिकी तो तू खरीद लेना, यही है अंडर राइटिंग। पेटीएम आईपीओ में बैंक्स ने गारंटी दिया कि अगर शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे तो वो खुद खरीद लेंगे। समझना, पेटीएम आईपीओ में बैंक्स ने गारंटी दिया, राइट, कि अगर शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदेंगे तो वो खुद खरीद लेंगे, दैट इज अंडर राइटिंग, ठीक है। और ये इंश्योरेंस में अंडर राइटर होता है वो अलग है दोस्तों। अंडर राइटर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आया है क्लेम का, या जो डॉक्यूमेंट आया है अप्लाई करने का, एप्लीकेशन का, उसको पूरा जांच पड़ताल करना, दैट इज अंडर राइटर। सिंडिकेटेड लोन्स क्या होते हैं? तो कभी कभी लोन इतना बड़ा होता है कि एक बैंक के बस की बात नहीं होती, अकेले एक बैंक अगर लोन दे दे तो उसका पूरा रिस्क एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसलिए मल्टीपल बैंक्स एक ग्रुप बनाकर एक कंपनी को लोन देता है, राइट। सिंडिकेटेड लोन्स का मतलब होता है जब कई सारे बैंक मिलकर एक लोन देते हैं कंपनी को, यानी कि जब कोई लोन बहुत बड़ा होता है और उस लोन के अमाउंट में या लोन के डिसबर्समेंट में कई सारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सिंडिकेटेड लोन। एग्जांपल, सोचो तुम्हें अपनी कॉलोनी में एक बड़ा ग्राउंड बनवाना है जिसका खर्चा 1 करोड़ है, कोई एक दोस्त नहीं दे सकता तो 10 दोस्त मिलकर पैसा इकट्ठा करते, 1 करोड़ तो तब भी नहीं होगा 100 दोस्त मिलकर करेंगे तो भी नहीं होगा चलो एनीवेज, एग्जांपल है सिर्फ। तो अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, एक बैंक पूरा नहीं दे सकता, इसलिए एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक सब मिलकर ये सिंडिकेटेड लोन देते हैं। आज के बाद ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना। सिंडिकेटेड बैंक का मतलब, सॉरी, सिंडिकेटेड लोन का मतलब क्या होता है? सिंडिकेटेड मतलब एक कंपनी जब बहुत बड़ा लोन लेती है तो उस लोन को देने के लिए एक नहीं कई सारे बैंक आगे आते हैं, उसी लोन को सिंडिकेटेड लोन कहा जाता है। कंसोर्टियम फाइनेंसिंग, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये? सिंडिकेटेड लोन जैसा ही होता है पर थोड़ा और फॉर्मल होता है। इसमें बैंक्स एक ऑफिशियल, एक एसोसिएशन, कंसोर्टियम एक एसोसिएशन बनाते हैं जो एक ही प्रोजेक्ट के लिए पैसे देते हैं, राइट। तो कंसोर्टियम फाइनेंसिंग क्या होता है? जब क्या होता है इसमें बैंक्स एक ऑफिशियल एसोसिएशन बनाता है जो एक ही प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है। एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल समझो, सोचो तुम्हारी स्कूल बिल्डिंग बनाना है, तुम्हारे स्कूल बिल्डिंग बनाना है, सिर्फ एक क्लास के बच्चे डोनेट नहीं करेंगे, पूरी स्कूल की सभी क्लासेस एक कंसोर्टियम बना के कंट्रीब्यूट करेगी, एक एसोसिएशन बना के, एक ग्रुप बना के, एक कमिटी बना के उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। अब इसमें एग्जांपल क्या है कॉर्पोरेट का? मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 15 बैंक ने एक कंसोर्टियम बनाया था, हर बैंक ने अपना हिस्सा दिया और प्रोजेक्ट फाइनेंस किया। क्लियर है गाइस? तो ये भी एक क्या होता है कंसोर्टियम, क्या है कंसोर्टियम फाइनेंसिंग, क्या होता है? ये भी सिंडिकेटेड लोन की तरह होता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जहां पे बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें भी वही चीज है, बट एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक एसोसिएशन बना दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। बस यही है आपका कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। ड्यू डिलिजेंस, नाउ व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? तो दोस्तों ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है बैंक लोन देने से पहले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करती है, जैसे डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है, बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस, मार्केट स्टैंडिंग, कंपनी के डायरेक्टर्स, सब कुछ वेरीफाई करता है, सब कुछ वेरीफाई करता है। दैट इज ड्यू डिलिजेंस, जांच पड़ताल करना। ड्यू डिलिजेंस खाली लोन में नहीं होता, अकाउंट्स में भी होता है, अपने अकाउंट्स को जांच पड़ताल करना ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। एक डेली लाइफ का एग्जांपल सोचो, तुम अपने दोस्त को 10,000 उधार देना चाहते हो, तुम पहले चेक करोगे कि उसके पास जॉब है या नहीं, वो जनरली पैसा वापस करता है या नहीं, राइट। आपके दिमाग में आएगा यार इसको 10 रुपए दूं कि ना दूं, पैसे देता है कि नहीं देता, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। तो रिलायंस को लोन देने से पहले बैंक उसके बैलेंस शीट, उसका डेप्ट बैलेंस शीट, उसका डेप्ट यानी कि कितने उधार है उसके, प्रॉफिट और मार्केट का रेपुटेशन चेक करेगी। यह प्रोसेस ही ड्यू डिलिजेंस होता है। क्रेडिट रेटिंग पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रेटिंग ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है, एक कंपनी का, एक इंसान का भी होता है, लेकिन हम कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं तो कॉर्पोरेट के बारे में। रेटिंग एजेंसी जैसा CRIS, क्रिसिल, आइक्रा, केयर कंपनीज को मार्क्स देती है, जिसमें सेफ कंपनी को AAA, रिस्की को लोअर ग्रेड्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में तुम्हें A+, B, C ग्रेड मिलता है ना एग्जाम में, वैसे ही कंपनीज को भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ठीक है। कोलेट्रल क्या होता है पता ही है, कोलेट्रल का मतलब तो मुझे नहीं लगता कि कोलेट्रल का मतलब बताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच विकास कुमार, इतना कंसर्न के लिए। पानी पी लीजिए, लेकिन पानी मैं अपने साथ रखता नहीं हूं, मेरी एक सबसे गंदी आदत है, पानी में नहीं रखता अपने साथ। चलो एनीवेज, कोलेट्रल कोई भी सामान गिरवी रखना जब हम लोन लेते हैं, सिंपल है ना। मतलब गिरवी रखना, लोन लेने के बदले में कोई वैल्यूएबल चीज बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना। डेली लाइफ, जब तुम लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो अपना साइकिल गिरवी रख देते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने तो आज तक कभी नहीं किया। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये US में बहुत होता है। लाइब्रेरी में कुछ सिक्योरिटीज भी लेते हैं, कहीं कहीं तो सिक्योरिटीज लेते हैं, 50 रुपये ले लिया, 100 रुपये ले लिया, किताब की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। मॉर्टगेज भी मैंने बता दिया, मॉर्टगेज एक तरह का लोन होता है जिसमें प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री को सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेट एग्जांपल समझना, कंपनी अपनी फैक्ट्री मॉर्टगेज करके बैंक से 100 करोड़ का एक्सपेंशन लोन लेती है। अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाती तो बैंक फैक्ट्री बेच देगा, राइट। क्लियर हो गया, ठीक है। गोल्ड भी वही चीज है, एग्जैक्टली गोल्ड भी वही चीज होता है, ठीक है। चलो, हाइपोथेकेशन, भाई ध्यान से सुनना, हाइपोथेकेशन क्या होता है। इसमें मूवेबल एसेट्स जो मूव होते हैं, जैसे कार, स्टॉक, मशीनरी, जो सिक्योरिटी बनाया जाता है लेकिन पोजीशन बोरोवर के पास रहता है, बैंक के पास सिर्फ पेपर्स रहते हैं, ठीक है। कार लोन सबसे बड़ा एग्जांपल है, कार लोन। ध्यान देना, पोजीशन किसके पास है, बोरोवर के पास। पोजीशन, उसका जो वो हक है, हक वो किसके पास है, कस्टमर के पास। लेकिन बैंक के पास पेपर होता है। कार लोन लेते हो, कार तुम चलाते हो, पर RC बुक पे लिखा होता है हाइपोथेकेटेड टू बैंक, ठीक है। मतलब तुम यूज कर रहे हो, लेकिन असली ओनरशिप तब तक बैंक के पास है जब तक लोन क्लियर ना हो जाए। हाइपोथेकेशन। कॉर्पोरेट में एग्जांपल, एक कंपनी अपना मशीनरी और इन्वेंट्री को हाइपोथेकेट करके बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती है। प्लेज, इसमें बोरोवर अपना माल बैंक के पोजीशन में दे देता है, मतलब माल बैंक के पास फिजिकली रखा होता है। हाइपोथेकेशन में याद रखना, हाइपोथेकेशन और प्लेज में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाइपोथेकेशन किस पे लगता है, जब कोई मूवेबल गुड्स होता है, मूवेबल कोई सामान होता है उस पे लगता है, जो मूव कर सकता है उसमें लगता है हाइपोथेकेशन। सामान तो जिसने उधार लिया उसके पास है, लेकिन उसका जो कागज है, कागजात है, जो पेपर है, वो बैंक के पास है, ठीक है। तो वो जब तक पेपर वापस नहीं होगा, जब तक आप लोन पूरा नहीं करते, वो हाइपोथेकेशन है। प्लेज क्या होता है, बैंक के पोजीशन में, बैंक जो सामान है उसका पोजीशन किसके पास है, बैंक के पास है। मतलब माल जो सामान है बैंक के पास फिजिकली रखा होता है। गोल्ड लोन प्लेज का सबसे बड़ा एग्जांपल। गोल्ड लोन, आपने अपना गोल्ड बैंक को दिया, बैंक ने उसकी एक वैल्यू आपको दी 80-85%, राइट। और ये जब तक आप पूरा चुकता नहीं करते, वो जो सामान है वहीं पे प्लेज रहेगा, वहीं पे गिरवी रहेगा, दैट इज अ प्लेज। एक कंपनी अपना वेयरहाउस का माल बैंक के पास प्लेज करके शॉर्ट टर्म पैसा उठाती है। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग, नाउ व्हाट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब होता है, फैक्टरिंग का मतलब है कंपनी अपने रिसीवेबल्स, अब ये रिसीवेबल्स क्या है, जो पैसा क्लाइंट से मिलना है, जो पैसा कस्टमर से मिलना है, उसे रिसीवेबल्स कहते हैं। क्या, रिसीवेबल्स, जो पैसा आना है।
जो पैसा अकाउंट में आएगा, रिसीवेबल्स, जो पैसा क्लाइंट से मिलना है उसे रिसीवेबल्स कहते हैं। फैक्टरी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने रिसीवेबल्स को फैक्टरिंग कंपनी को बेच देती है डिस्काउंट पे, इससे कंपनी को तुरंत पैसा मिल जाता है। यानी कि सोचो, एग्जांपल है रियल लाइफ का, तुमने दोस्तों को चॉकलेट बेची और उन्होंने बोला 1 महीने बाद पैसा देंगे, तुम अपने एक और दोस्त को वो बिल देकर तुरंत तुरंत कम पैसा ले लेते हो। ठीक है, एक आईटी कंपनी को क्लाइंट से 60 दिन बाद 50 लाख मिलने हैं। एक कंपनी को किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से 60 दिन बाद 50 लाख रुपए मिलने हैं। फैक्टरिंग कंपनी उससे 45 लाख अभी दे देती है और बाद में क्लाइंट से पूरा पैसा कलेक्ट करती है। समझ में आ गया? ये होता है आपका फैक्टरिंग। ठीक है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग जैसा ही होता है, बस इसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी के इनवॉइसेस के अगेंस्ट लोन देता है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर होता है। ठीक है, डिस्काउंट पर होता है। सप्लायर का फ्लिपकार्ट से 20 लाख का इनवॉइस है जो 45 दिन बाद पे होगा। बैंक सप्लायर को अभी 18 लाख दे देता है। ठीक है, यही होता है। समझ में आ गया होगा? बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ये मैं आपको शेयर भी करूंगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ब्रिज लोन क्या होता है दोस्तों? ब्रिज लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन की बात करूं तो 1 साल से कम का लोन शॉर्ट टर्म कहलाता है। राइट, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो तब लिया जाता है जब परमानेंट फंडिंग अभी अरेंज नहीं हुआ हो। राइट, शॉर्ट टर्म लोन जब परमानेंट आपकी फंडिंग अभी अरेंज नहीं हुई है तो ये आपका शॉर्ट टर्म लोन ब्रिज लोन कहलाता है। राइट, कॉर्पोरेट, एक कंपनी को नई प्रॉपर्टी खरीदनी है पर उसकी पुरानी प्रॉपर्टी अभी बिकी नहीं है, बैंक उसे ब्रिज लोन देता है ताकि डील कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रियल लाइफ में सोचो, तुम नया घर लेना चाहते हो पर पुराना घर बेचने में 2 महीने लगेंगे, तब तक आपको बैंक ब्रिज लोन देता है। मेज़ानिन फाइनेंसिंग क्या होता है? ये मिक्स होता है डेब्ट और इक्विटी का। मतलब पैसा लोन की तरह दिया जाता है पर अगर कंपनी रीपे ना करे तो लेंडर को शेयर मिल जाता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? मेज़ानिन फाइनेंसिंग ये एक मिक्स डेब्ट और इक्विटी का मिक्सअप होता है। मतलब इसमें जो पैसा जो मिलता है वो लोन की तरह मिलता है, लेकिन अगर लोन चुकता ना हो तो जो जिसने उधार दिया है उसको कंपनी का शेयर मिल जाता है। राइट, सोचिए, तुम दोस्त को 1 लाख रुपए देते हो, उसने बोला कि अगर पैसा वापस नहीं कर पाया तो मेरी दुकान पे ओनर बन जाओगे। राइट, मेरी दुकान अपने नाम कर लेना। एक स्टार्टअप को 50 करोड़ चाहिए, इन्वेस्टर मेज़ानिन फाइनेंसिंग करता है, लोन देता है, पर अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो कंपनी के कुछ शेयर्स ले लेगा, कंपनी में कुछ ना कुछ मालिकाना हक उसका हो जाएगा। तो यही होता है आपका फाइनेंसिंग, मेज़ानिन फाइनेंसिंग। एसेट बेस्ड लेंडिंग समझ में आ रहा होगा? एसेट बेस्ड है ना, इसमें बैंक कंपनी के एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेंट्री के वैल्यू के अगेंस्ट लोन देता है। कॉर्पोरेट में समझते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 100 करोड़ की मशीन है, इन्वेंट्री है, बैंक उन एसेट्स के अगेंस्ट 70 करोड़ का लोन देता है, 70 करोड़ का लोन देता है उनके अगेंस्ट। तो ये आपका एसेट बेस्ड लेंडिंग हो गया। यानी कि जो एसेट है उसकी वैल्यू के अगेंस्ट जो आपको उधार मिल रहा है उसी को बोलते हैं एसेट बेस्ड लेंडिंग। रिवॉल्विंग क्रेडिट, जैसे वाटर बॉटल को रिफिल कर सकते हो, वाटर बॉटल को रिफिल कर सकते हो, लोन की एक लिमिट होती है जिसे उसे यूज करके वापस करो और फिर दोबारा यूज करो, है ना? ये ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे तो यहां पे वही चीज है, लोन एक लिमिट होती है जिसे यूज करके वापस करो और फिर से दोबारा यूज करो। कंपनी के पास 50 लाख की लिमिट है, 20 लाख यूज किया, वापस किया, अब फिर 30 लाख यूज कर लिया, तो ये होता है रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट है ना। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक बैकअप गारंटी होता है जो बैंक देता है। अगर बायर अपना पेमेंट टाइम पर नहीं करेगा तो बैंक सेलर को पेमेंट करेगा। इसका यूज मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड पे होता है। राइट, सोचो, तुम अपने दोस्त से चॉकलेट खरीदते हो और प्रॉमिस करते हो कि पैसे दोगे कल, तुम्हारे
दोस्त को डाउट है कि तुम बोलते हो, अगर मैं वही लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, वही चीज है ये। परफॉर्मेंस गारंटी, ये गारंटी होती है कि कंपनी अपना काम प्रॉपर और टाइम पर कंप्लीट करेगी, राइट। अगर नहीं किया तो बैंक पैसा कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी समझ में आ गया। ये सब देखो नए नए वर्ड हैं, ये एक ही वर्ड है, बैंक गारंटी ही होता है ये भी, राइट। एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, बैंक ने परफॉर्मेंस गारंटी दी कि अगर रोड टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो बैंक पैसा देगा, राइट। समझ में आ गया। बैंक गारंटी और ये अपना जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो एक ही चीज है। बिड बॉन्ड क्या होता है? इसमें कंपनी किसी टेंडर पे पार्टिसिपेट करती है तो प्रूफ के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करती है। इसे दिखाता है कि वो कंपनी सीरियस है, इससे दिखता है कि कंपनी सीरियस है, राइट। देखो बिड बॉन्ड समझना, जब भी कोई सरकारी कंपनी कोई प्रोजेक्ट निकालती है ना, तो वो ना एक अपना प्रचार करती है, उसे हम बोलते हैं टेंडर रिलीज किया। उसने एक टेंडर रिलीज करती है, एक एड निकालती है, उस टेंडर को बहुत सारे लोग उस टेंडर पे अप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं बिड रेस किया। बहुत सारी कंपनी, फॉर एग्जांपल अभी मैं तुम लोगों को बताऊं, बहुत बड़ा एग्जांपल दूं, बहुत बड़ा एग्जांपल। कोई तुम लोग से में से कोई जानता है एडिक्यूटी नाम की कंपनी को? जानता है एडिक्यूटी? मुझे बता दो, मान जाओ, मतलब अच्छा है तुम लोग काफी अपडेटेड हो अगर कोई जानता होगा एडिक्यूटी के बारे में। एडिक्यूटी कोई इस कंपनी के बारे में जानता है तो जल्दी बताओ। एडिक्यूटी क्या है ये कंपनी? क्या है ये कंपनी? एडिक्यूटी क्या करती है, क्या चीज़ है, किस चीज़ की कंपनी है, इसका नाम किससे रिलेटेड है? जल्दी बताओ, जो बताएगा उसके लिए ताली। एडिक्यूटी, वेरी गुड, वेरी गुड सुनील, वेरी गुड। गिव द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनील, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। बट क्या पूरा एक्सप्लेन नहीं किया तुमने? पूरा सानवी ठाकुर तुमने क्या कॉपी पेस्ट कर दिया क्या सुनील को? एग्जैक्टली, एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों हाँ, अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, है ना, उस एग्जाम में आपको पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। क्यों हुआ वो प्रॉब्लम? क्योंकि उस प्रॉब्लम में एसएससी एग्जाम जो कंडक्ट कराता है जो कंपनी, उस कंपनी का नाम है एडुक्विटी, राइट। वो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब मैं आपको उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर भी बहुत कहानी है बहुत बड़ी, उस पर जाऊंगा नहीं। बस ये समझ लो कि हाँ, एडुक्विटी ने बहुत वैसे तरीके से काम किया है। एडुक्विटी ने जो पेपर बनाए थे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है, लीक वीक जो भी है, बहुत एक्चुअली में वो चीज़ें इन्वॉल्व है। उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो सकता है उस पर बाय द वे। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब सरकार ने टेंडर निकाला एसएससी एग्जाम का, कि एसएससी का एग्जाम जो है वो किसको मिलना चाहिए, उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंपनी ने अप्लाई किया, तो उसमें से एडुक्विटी को वो वाला पूरा टेंडर मिल गया, प्रोजेक्ट पूरा मिल गया, ठीक है। तो जब कोई कंपनी, कोई सरकार कोई नया प्रोजेक्ट निकालती है, राइट, उसका एक एड निकालती है, उसे बोलते हैं टेंडर। अब टेंडर में बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज अप्लाई करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सरकार ने उसका 5G का भी निकाला था, 5G का टेंडर रिलीज किया था, तो बहुत सारे कंपनीज, कई हजार कंपनीज ने अप्लाई किया और कुछ कंपनीज को मिल गया, है ना। तो वैसे ही होता है, सरकार निकालेगी प्रोजेक्ट, टेंडर रेस करेगी, वहां पे जो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी, वो बिड रेस करती है, यानी कि रिक्वेस्ट रेस करती है, और उसी रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो सरकार होती है, सरकार की एक टीम बैठाई जाती है, वो टीम पूरा जांच पड़ताल करती है कि जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, जो हमारा पैरामीटर है, क्या वो पैरामीटर कंपनी जिसने रिक्वेस्ट डाली है क्या वो फुलफिल करता है। तो जो करता है फुलफिल, जो लायक समझता है, हम उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो वही चीज होता है। बिड बॉन्ड में क्या होता है, जब कंपनी किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करती है तो प्रूफ के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, जिससे लगता है कि, जिससे पता चलता है कि वो कंपनी बड़ा सीरियस है, ठीक है। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के टेंडर में कंपनी 10 करोड़ का बिड बॉन्ड जमा करती है, अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो वो विड्रॉ कर गई, तो वो विड्रॉ कर गई तो बॉन्ड चला जाएगा। तो ऐसा करके होता है, ठीक है, बिड बॉन्ड। एडवांस पेमेंट गारंटी क्या होता है?
यार एडवांस पेमेंट, बायर अगर पहले एडवांस पेमेंट करता है तो रिस्क होता है कि सेलर माल भेजेगा कि नहीं, तो बैंक गारंटी देता है कि भैया अगर माल नहीं दिया तो एडवांस वापस मिलेगा। तो एडवांस पेमेंट गारंटी ये होता है कि अब इस केस में क्या है कि भाई अब मैं पैसा तो दे दूंगा, मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे पास माल आएगा कि नहीं, मेरे पास सामान आएगा कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी है, मैं तो जानता नहीं अगले को। तो इस केस में जो बैंक होता है, बैंक गारंटी देता है कि अगर माल नहीं दिया तो एडवांस वापस मिलेगा। बायर ने क्या किया, बायर ने जो खरीदने वाला है उसने 50 लाख का एडवांस दिया, अगर कंपनी ने माल सप्लाई नहीं किया तो बैंक जो है वो बायर को पैसा रिफंड कर देगा, ठीक है। रिटेंशन मनी गारंटी क्या होता है? रिटेंशन मनी गारंटी, देखो रिटेंशन मनी गारंटी का मतलब होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी बायर थोड़ा पैसा रोक लेता है वारंटी के लिए। बैंक गारंटी करता है कि अगर डिफेक्ट आया तो पैसा बायर को मिल जाएगा। समझ में आ गया? प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बायर जो होता है वो थोड़ा सा पैसा रोक लेता है वारंटी के लिए। बैंक गारंटी करता है कि अगर डिफेक्ट आया तो पैसा बायर को मिल जाएगा। ऑलराइट, डेली लाइफ एग्जांपल इसमें क्या है, सोचो तुमने एक पेंटर को घर पेंट करने के लिए दिया है ना, तुमने उसके 10% पैसे रोक लिए ताकि पेंट उतर गया तो तुम उसे बुलाकर सुधरवा सको। यही एग्जांपल है रिटेंशन मनी गारंटी। मैं एक बार बताऊं, मैं सच बता रहा हूं, रट लो ये सब यार, ये सब रटने वाली चीज है, ये तो रटने वाली है। एग्जांपल के साथ पहले रट लो, फिर एग्जांपल के साथ समझ लो, यहां पे यही करना है। और ये सब प्रैक्टिस डेली डेली करना पड़ेगा, डेली नोट्स बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। अरे भैया तुमको नौकरी कैसे नहीं मिलेगी, बैंकिंग नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन अच्छा करो, अंग्रेजी अच्छा करो, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। ये सब तो बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होगा जो तुम्हें पता हो रहा है। तो अब ये सब आप कभी आज तक कभी जिंदगी में पढ़ा है, कोई यूट्यूब में देखा रिटेंशन मनी गारंटी कोई पढ़ा रहा हो? नहीं ना, नहीं मिला। मिला है मौका तो कर लो अपने ऊपर काम, नहीं तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। फाइनेंशियल गारंटी, इसमें एक प्रॉमिस करता है, इसमें बैंक प्रॉमिस करता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे करेगी। अगर कंपनी फेल हुई तो बैंक करेगा, ठीक है। सोचो तुम्हारा दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें 500 रुपये वापस करूंगा, तुम डाउट में हो, तो उसका भाई गारंटी देता है कि अगर ये पैसा वापस नहीं करेगा तो मैं दूंगा। ये भी एक तरह का क्या है, बैंक गारंटी ही होता है। करेंसी हेजिंग क्या होता है? पहले तो हेज का मतलब समझना। हेज का मतलब होता है रिस्क मिनिमाइज करना, रिस्क को कम करना, ठीक है। ये एक तरीके का एक तरीका है जिससे कंपनीज अपनी को करेंसी रेट के उथल पुथल से बचाता है, ठीक है। करेंसी हेजिंग का मतलब होता है, ये एक तरीका होता है जिससे कंपनी अपने आप को करेंसी रेट के जो उथल पुथल होता है उससे बचाता है, राइट। जैसे समझो एक्सपोर्टर को 3 महीने बाद $1 लाख मिलने हैं, 3 महीने बाद $1 लाख मिलने हैं, अभी 83 रुपए पर लॉक कर लिया। अगर डॉलर 80 हो गया तो भी लॉस नहीं होगा। समझ में आ गया? यहां पे लॉक होता है, ठीक है। 83 पे इन्होंने लॉक किया, अगर वो 80 हो गया तो इनको 83 पे ही इनको मिलेगा इनका सामान। ये आगे आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये समझ लेना। सोचो तुम दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो, आज $1 है 83 रुपए, तुम अभी अभी हालांकि 83 नहीं है, 90s में है ये, ठीक है। तो तुम अभी ही डॉलर खरीद कर रख लोगे ताकि कल रेट बढ़ भी गया तो तुम सेफ रहोगे, है ना। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? ये एक अग्रीमेंट होता है जिसमें बायर और सेलर, बेचने वाला खरीदने वाला डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक फिक्स्ड रेट पर करेंसी एक्सचेंज होगा, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसमें एक अग्रीमेंट होता है। ये इस अग्रीमेंट में बायर, खरीदने वाला, बेचने वाला दोनों डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक फिक्स्ड रेट पर करेंसी एक्सचेंज होगा। एग्जांपल, इंपोर्टर, भैया इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो समझते हो ना यार, इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो समझते हो, राइट। एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, है ना, आयात निर्यात, है ना, आयात निर्यात, तो एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्टर को 6 महीने बाद $50,000 देना है, उसने आज ही बैंक से 84 रुपए रेट पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि समझो आज मुझे मैंने कोई सामान लिया, ठीक है, मैंने कोई सामान बेचा,
मैंने कोई सामान बेचा या मैंने कोई सामान लिया और मुझे ना उसको पैसे देने हैं, उसको मुझे पैसे डॉलर्स में देने हैं और डॉलर्स रुपए बढ़ता जा रहा है, डॉलर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको मुझे जो पैसे 2 महीने बाद देने हैं उसको मैंने आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज के दाम पे, आज की वैल्यू पे। तो आज अगर 90 रुपए है तो मैं 2 महीने बाद अगर 95 रुपए भी हुआ ना तो मैं उसको 90 रुपए ही दूंगा, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एक इंश्योरेंस जैसा है, तुम्हें राइट मिलता है कि फिक्स्ड रेट पर पैसा एक्सचेंज करो, पर मजबूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है इसीलिए इसमें। तो सोचो, तुम्हें आइसक्रीम शॉप वाले से कहा अगर कल आइसक्रीम का रेट 50 से बढ़ गया तो मैं 50 पर खरीदूंगा, अगर कम हुआ तो मैं इग्नोर कर दूंगा। यही है, कंपनी ने ऑप्शन लिया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया कंपनी ने, $1.85, अगर रेट 90 हो गया तो ऑप्शन यूज करेगी और बचेगी, बेचेगी। अगर 82 हो गया तो ऑप्शन इग्नोर कर सकती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, राइट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको खरीदा, राइट, मैंने उससे कोई सामान खरीदा। अब 2 महीने बाद मुझे उसको पैसे देने हैं। अब मैंने देखा कि भाई 2 महीने बाद जो है वो पैसा बढ़ गया, मैंने कैंसिल कर दिया, मेरा मन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक इंश्योरेंस जैसा होता है, तुम्हें राइट मिलता है कि फिक्स रेट पर पैसा एक्सचेंज करो या कैंसिल करो। स्वैप ट्रांजैक्शन, दो कंपनीज अपना पैसा या इंटरेस्ट रेट स्वैप करती है अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, सोचो तुम्हारे पास मैंगो है और दोस्त के पास एप्पल, तुम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हो। आओ भैया, इंडियन कंपनी के पास $100 बिलियन है, अमेरिकन कंपनी के पास 800 करोड़ है, दोनों आपस में स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये करेंसी वाइज जो होता है करेंसी स्वैप हो गया हमारा, करेंसी स्वैप हो गया। तो सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिलाकर बनते हैं। इसमें थोड़ा एफडी, थोड़ा शेयर मार्केट, थोड़ा इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, मार्केट लिंक्ड डिपॉजिट, जिसमें जैसा पैसा एफडी में भी होता है और शेयर मार्केट में से भी लिंक्ड होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट होता है जहां पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर बनता है। एफडी भी है, शेयर मार्केट भी है, एफडी में भी पैसा लग रहा है, शेयर मार्केट में भी लग रहा है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, ये कार्ड कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफिशियल एक्सपेंस के लिए देती है। आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट कार्ड देती है ताकि ट्रैवल और होटल बिल डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट से हो जाए। ठीक है, ये होता है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स। 50, ये लास्ट है। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, ये आज का लास्ट है। 100 टॉपिक हैं, 50 कल करेंगे, नहीं हो पाएगा आज, है ना। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होता है? बैंक सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बायर्स के बीच फाइनेंसिंग मैनेज करता है पूरे सप्लाई चेन के लिए। माल, कच्चे माल से लेकर एक फिनिश्ड गुड्स जब बनता है वहां से लेकर वहां तक के बीच में बैंक, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और खरीदने वाले का के बीच में एक फैसिलिटेट करता है, ये फाइनेंस को मैनेज करता है, यही होता है आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। ठीक है, वॉलमार्ट अपने सप्लायर्स को अर्ली पेमेंट दिलाता है बैंक के थ्रू, जबकि कस्टमर से पैसा बाद में आता है। ये हो गया आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। क्लियर है गाइस, एवरीवन? यप, चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहां पे इंग्लिश का कहां तक पहुंचा है। मुझे बता दो यार, इंग्लिश का क्या चल रहा है तुम लोग का? इंग्लिश नहीं सीखोगे दिक्कत आएगी। और कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था 100 टॉपिक्स पे आप तैयार करना शुरू कर दो। 10 अलग अलग कैटेगरी में 100 टॉपिक, हर एक 10 कैटेगरी बनाओ, हर कैटेगरी में 10 टॉपिक को डालो। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए बोलना था, डॉक्टर आपका आरबीआई गवर्नर जो अपने पुराने सब वो हैं रघुराम राजन जी, उनके बारे में बोलना था। आपको अलग अलग रिसर्च करते जाइए दोस्तों, तभी कुछ मज़ा आएगा ज़िंदगी में, नहीं तो पूरा का पूरा बर्बाद है सब कुछ। बार बार यही बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे बहुत सारे वजह है, रीज़न है, आप प्लीज़ समझिए।
अपने स्किल्स पे काम करिए प्लीज़ यार। ये वीडियो में नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो रेज्यूमे। आज यहां पे मुझे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं आप सबका लिंक्डइन का रिक्वेस्ट मुझे आ जाना चाहिए आज। जो मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं, वंडरफुल। जो नहीं कनेक्टेड हैं, उनका आज मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट आना चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजिए मुझे। लिंक्डइन का प्रोफाइल स्ट्रांग बनाइए। कोई मतलब नहीं अगर आप लिंक्डइन नहीं है आपके पास तो। शाइस्ता नाज सब बकवास होता है, वो सब फर्जी है, मत पढ़ना इन सब चक्कर में। शाइस्ता नाज इन सब चक्कर में मत पढ़ना, सब बकवास होता है, टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी घुस जाएगा इसमें, पैसा भी बोलेंगे मांगेंगे तुमसे। मत पढ़ना। कोई दुनिया में कोई वर्क फ्रॉम होम ऐसी नहीं होती है यार। डेटा एंट्री 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 कुछ वैसे काम डेटा एंट्री वेंट्री के नहीं होते हैं, ठीक है। प्लीज़ ऐसे चक्कर में मत पड़ना। वर्क फ्रॉम होम करना हो तो एक ही चीज़ करना, क्या, जो बीपीओज वगैरह होते हैं, जो कंपनीज होती हैं प्रॉपर कंपनीज, वो बीपीओ वाली स्पेशली वो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, राइट। और बीपीओ में ज्वाइन करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यही आपके पास एक ऑप्शन, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके पास कोई, आप कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे, अगर आप कुछ करने जाते हो तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उस पर रिसर्च करिए। और आप लोगों को करना है यार दोस्तों, करो कुछ काम, अपने इंग्लिश पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, रिसर्च करिए आप। और आप लिंक्डइन बनाइए यार। और मुझे दो चीज़ चाहिए आज, लिंक्डइन चाहिए मुझे मैं कुछ नहीं जानता है, मुझे लिंक्डइन चाहिए। लिंक्डइन पे आप मुझे लिंक्डइन पे आप मुझे दो यार, लिंक्डइन पे मुझे आप रिक्वेस्ट भेजो। आप रिक्वेस्ट भेजो, अगर कनेक्टेड हो वंडरफुल, नहीं हो तो प्लीज़ करो। बता दिया विकास कि वो जो पुराने टास्क है ना उसी को करो यार कंटिन्यू। इंग्लिश देखो, इंग्लिश पे वो 12 टेंसेस पे, मैंने बोला है 12 टेंसेस पे, आप एक टेंसेस पे 4-4 सेंटेंसेस है ना, हर एक सेंटेंसेस पे 100-100 ट्रांसलेशंस करो। यही सब एक्टिविटी, यही सब टास्क है आपका, यही टास्क है, ठीक है। चलो आज का सेशन फिलहाल इतना ही है, ख़त्म होता है आज का सेशन। कल मिलते हैं। और बीच में आज मेरे बहुत सारे जॉब वीडियोज़ आएंगे दोस्तों। सेशन ख़त्म होने के बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है कुछ मिनट लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा। एक कमेंट करो कि ये जो मैंने आज सिखाया है, क्या कहीं आज तक तुम्हें ऐसा कुछ मिला? कोई भी टीचर, फैकल्टी या कोई गूगल, कोई चैट जीपीटी, कोई यूट्यूब ऐसा कभी कुछ बताया है? पूरी कॉर्पोरेट बैंकिंग सिखा रहा हूँ भाई, जो एमबीए में पढ़ाते हैं वो पूरा है इसमें, ठीक है। तो मेरी रिसर्च को, मेरी मेहनत को थोड़ा सा इज्जत करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो। एंड दोस्तों शेयर करो ये सारी चीज़ें यार, ठीक है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, हाँ मैं सस्मिता कर दूंगा वो चीज़, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा आपको। और आप लिंक्डइन पे ज़रूर मुझसे कनेक्ट होइएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, आप जाके मुझसे बात कर सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब कल के सेशन में। बीच में आज मेरा कुछ 3-4 वो आ जाएंगे, 3-4 कुछ सेशंस आएंगे जॉब वीडियोस, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं किसी और जॉब, मतलब कल तो मिलेंगे ही और बीच में भी और आएगा, आ जाना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।